नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. In this class I am going to discuss section 24 of the Hindu Marriage Act. So section 24 again important for your prelims और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मेंटेनेंस पेंडेंटिलिटी एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स where in any proceedings under this act, please see this, where in any proceeding under this act, where in any proceeding under this act, it appears to the court that, please see the every word is very important, either the wife or the husband, wife हो या husband हो as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and necessary expenses of the proceedings. यहाँ पे समझ लीजिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कई शब्द कई फ्रेजेस यहाँ पर ऐसे हैं वेयर यू नीड टू फोकस ओवर दिस। वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी कि कोई सी भी प्रोसीडिंग हो। Any proceeding means how many proceedings we can visualize? There can be proceeding under section 9 for conjugal rights. There can be a proceeding under section 10 for judicial separation. There can be a judicial proceeding for section 11 annulment of a void marriage, and there can be a proceeding under section 12 for void marriage. 13 सब क्लॉजेस के साथ में डिवोर्स के लिए। ठीक, कोई सी भी प्रोसीडिंग हो, इट मीन्स व्हाट, वेयर इन एनी प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट, कोई सी भी प्रोसीडिंग हो, इट इज नॉट लिमिटेड टू दी एनी पर्टिकुलर कंजुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, वॉइड, वॉइडेबल, डिवोर्स, नो, इट इज एप्लीकेबल। सेक्शन 24 इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोसीडिंग्स। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? कम ऑन, इन एनी प्रोसीडिंग्स का मतलब समझ में आया आपको? वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, कोई सी भी प्रोसीडिंग हो, एनी प्रोसीडिंग्स मतलब इट मे बी सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13, कुछ भी हो यहाँ पर। ये एक बात, प्रोसीडिंग कोई सी भी हो, इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट ईदर वाइफ और द हस्बैंड, तो हस्बैंड लोग खुश हो सकते हैं आज कि कहीं ना कहीं उनकी सुनवाई भी हो रही है। ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, तो समटाइम्स हस्बैंड में ऑल्सो सीक द मेंटेनेंस, पति भी कह सकता है। एक सीरियल आता है एंड आई बिलीव कि आप लोग, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ उसका, सही पकड़े हैं? बोलो कौन सा है, किसका है ये? या सक्सेना का बोलो? आई लाइक इट है। भाभी जी घर पर हैं, शाबाश, अरे वाह। अब भाभी जी घर पर हैं में जो विभूति नारायण मिश्रा हैं, उनको अगर अनीता भाभी धक्के मार के निकाल दें, है ना, या उनके बीच में कोई प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, तो हु विल सीक द मेंटेनेंस? विभूति और अनीता भाभी? कम ऑन, बोलो हाँ ना। नेचुरली इन दैट केस हस्बैंड विल सीक द, बिकॉज ही इज इन ए पुअर पोजिशन, ही इज द हाउस हस्बैंड, तो इन दैट केस हस्बैंड में सीक द मेंटेनेंस। तो इसीलिए मैं फोकस करवाना चाह रहा हूं आपको, दिस इज नॉट द ओनली वाइफ, बट इवन इन सच केसेस सेक्शन 24 में इवन द हस्बैंड कैन मूव द एप्लीकेशन। तो इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, कोर्ट, इट अपीयर्स टू द कोर्ट दैट हस्बैंड और वाइफ, ईदर हस्बैंड और द वाइफ एज द केस में भी, हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम, उसकी कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है। कैसी? सफिशिएंट फॉर हर सपोर्ट, सफिशिएंट फॉर हिज सपोर्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स, कि इसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंट इनकम है ही नहीं, या इंडिपेंडेंट इनकम तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट टू सपोर्ट द प्रोसीडिंग, सफिशिएंट टू सपोर्ट, खुद की मेंटेनेंस के सपोर्ट के लिए नहीं है। तो हस्बैंड भी क्लेम कर सकता है, वाइफ भी क्लेम कर सकती है। अगर ऐसा है तब क्या होगा? कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और हस्बैंड
order the respondent to pay the petitioner the expenses of the petitioner and monthly such sum as may be necessary, as बस as may be necessary, इतना समझाता हूँ मैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बात निकल करके आई कि हस्बैंड हो या वाइफ हो, एनी ऑफ देम कैन बी। अब यहाँ से जो लड़ाई थी, इसमें जो बेसिक लड़ाई है, जो इंटरेस्टिंग है, अब यहाँ पे समझिए बात को। हु कैन बी गिवन मेंटेनेंस? टेल मी, हस्बैंड और वाइफ। सही है। चुलबुल पांडे ने यही कहा कि जनाब मैं लॉ नहीं पढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये जो बुलबुल बार कही जा रही है मैं पत्नी हूं, अरे भाई तू पत्नी है ही नहीं, वॉइड मैरिज है हमारी। यू आर सेइंग कि दिस इज अ वॉइड मैरिज, एंड वॉइड मैरिज मीन्स दिस मैरिज नेवर एग्जिस्टेड, वी डोंट एंजॉय द स्टेटस ऑफ हस्बैंड और वाइफ। नाउ यू आर सीकिंग मेंटेनेंस एज ए वाइफ। वाह भाई वाह वाह, लड्डू लेने के लिए वाइफ, ऐसे नहीं चलेगा। ये कौन कह रहे हैं? ये अपोजिट पार्टी कह रही है कि काहे का हस्बैंड, काहे की वाइफ। पढ़ो सेक्शन 24। कि किसको मिलेगा? हस्बैंड और वाइफ को मिलेगा। दे हैव यूज्ड द वर्ड हस्बैंड और वाइफ। On the application of the wife or husband, order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceedings and monthly such sum, ठीक, as seems to be reasonable। तो कह रहे हस्बैंड वाइफ को मिलेगा ना, लेकिन कोर्ट ने, मैं केस लॉ के नाम आपके उसमें दिए हुए सारे नोट्स में दे दिए गए हैं, है ना, तो उस कोर्ट ने कहा कि नो, बात यह है कि वेयर विल द वाइफ गो इन दैट केस फॉर द पर्पजेज ऑफ, बिकॉज ऑफ दैट। कह रहे हस्बैंड वाइफ मत जाओ चुलबुल साहब, इसको भी पढ़ो। हस्बैंड वाइफ के जो वर्ड्स हैं वो आपको इस फ्रेज के साथ पढ़ना चाहिए। इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, एंड व्हेन यू से एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट देन यू शुड नॉट फॉरगेट सेक्शन 11। यानी कि इट मीन्स इवन इन केस ऑफ सेक्शन 11 प्रोसीडिंग्स द पर्सन्स हु शुड बी कंसिडर्ड हस्बैंड एंड वाइफ आर यू एंड शी ओनली। तो इन दैट केस इफ यू रीड, इफ यू इंटरप्रेट दीज वर्ड्स, तो कितना इंटरप्रिटेशन कैसे निकालते हैं। जैसा आप लोग चुलबुल पांडे कहाँ गए? हस्बैंड एंड वाइफ पर। जैसा आपने कहा ना, इधर आ जा बेटा। इन एनी प्रोसीडिंग का मतलब समझ, इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट का मतलब है इवन द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 11, अंडर द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 12। तो देयर इज नो, डोंट गो इन टेक्निकलिटी ऑफ सच काइंड ऑफ। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, कोर्ट को अगर ऐसा लगता है ना, तो कोर्ट में ग्रांट पेंडेंटिलिटी मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 24। प्लीज लेट मी नो वेरी फास्टली, डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट। क्या देंगे मंथली सम? हैविंग रिगार्ड टू द पैटिशनर्स ओन इनकम, उसकी इनकम को देखेंगे, इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट को देखेंगे, एंड उसके हिसाब से इट में सीम टू बी रीजनेबल, उतना सम उसको अवॉर्ड कर दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट पार्ट इज दैट प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेशन फॉर द पेमेंट शैल बी डिस्पोज विद इन 60 days। 60 days को आप अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस को P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए। 60 days के अंदर ये जो पेंडेंटिलिटी वाली जो एप्लीकेशन है, दैट शैल बी डिस्पोज विद इन 60 days। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 24 एज वेल। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।